स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ का कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रॉब्लम्स। तो हमने अभी तक मेसन्स गेन फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है सिग्नल फ्लो ग्राफ की कि इनपुट नोड क्या होता है, आउटपुट नोड क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फीडबैक लूप क्या होता है, इंडिविजुअल फीडबैक लूप क्या होता है, टू नॉन टचिंग लूप्स किसको बोलते हैं, थ्री नॉन टचिंग लूप्स किसको बोलते हैं, नोड किसको बोलते हैं, ब्रांच किसको बोलते हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। तो उसके बेस पे हम अभी स्टार्टिंग में देखने वाले हैं ये गेट का प्रॉब्लम जो आया है 1991 में। इस प्रॉब्लम के बाद हम दूसरा प्रॉब्लम लेंगे इस लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेसन्स गेन फॉर्मूला का कैसे एप्लीकेशन होता है और उसके यूज से हम कैसे किसी भी सिस्टम का जो कि सिग्नल फ्लो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 1991 में दिया हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम है, उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तो पूछा है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास एंड नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स कितने हैं। ये एक सिस्टम है, उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और पूछा है कि ये गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास कितने हैं। फॉरवर्ड पाथ गेन नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स कितने। फीडबैक लूप्स मींस इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम वो भी डिस्कस करेंगे। टू नॉन टचिंग लूप, थ्री नॉन टचिंग लूप, वो भी हम देखेंगे कि इसमें कितने हैं और उनका गेन क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ। ये लेक्चर देखने से पहले आपको लास्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर की गई है कि फॉरवर्ड पाथ क्या है, फीडबैक लूप क्या है, उसको कैसे पहचानना है हमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड पाथ की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉरवर्ड पाथ। फिर यहाँ पे गेन भी डिफाइन कर देंगे। फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा, सबसे पहले P1, फॉरवर्ड पाथ P1 उसको बोल देते हैं। यहाँ पे पता नहीं कितने फॉरवर्ड पाथ है, लेकिन पहला फॉरवर्ड पाथ है उसको मैंने बोल दिया P1। उसका हम यहाँ पे ड्रॉइंग करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसका इंडिविजुअल पार्ट सिर्फ किसका, कौन सा पोर्शन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या है, फॉरवर्ड पाथ का पोर्शन है इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, दैट इज पाथ फ्रॉम इनपुट नोड to output node, from input node to output node in the direction of these arrows। और कोई भी नोड उस पाथ में एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो यहां पे देखो, और एरो की डायरेक्शन, ये जो एरो की डायरेक्शन होती है ये हमें बताती है कि इस ब्रांच में सिग्नल इसी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जैसे कि ये एरो की डायरेक्शन हमें बता रही है कि इस ब्रांच पे सिग्नल का यहां से एक से इस नोड पे फ्लो हो सकता है, मींस लेफ्ट टू राइट फ्लो हो सकता है। इसी सिमिलरली इसी ब्रांच पे भी हमें क्या बता रही है कि सिग्नल कहां से फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट से इस नोड से, इस नोड से इस नोड पे फ्लो हो सकता है। और सिमिलरली ये ई वाली ब्रांच देखो जिसका गेन ए है, वो क्या बता रहा है कि सपोज सिग्नल यहां पे पहुंच गया है, लेकिन सिग्नल यहां नहीं फ्लो हो सकता, क्योंकि एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सिग्नल कहां से फ्लो हो सकता है, इस पाथ पे, इस नोड से इस नोड पर। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो फॉरवर्ड पाथ हमने बहुत इसको डिटेल में अच्छे से लास्ट लेक्चर में किया था कि फॉरवर्ड पाथ जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या देखना है, फॉरवर्ड पाथ का मतलब होता है हमें आगे बढ़ना है। कहां पे बढ़ना है, आगे आउटपुट की तरफ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और वो रास्ता अभी सपोज हमने फॉरवर्ड पाथ पहला पकड़ते हैं, तो पहला मैं क्या बोलूंगा, मैंने एक्स से चलना स्टार्ट किया, तो क्या इस ब्रांच में चल सकता हूं, बिल्कुल चल सकता हूं इस डायरेक्शन में, क्योंकि एरो मुझे बता रहा है कि इस डायरेक्शन में आप जा सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी यहां पे पहुंचा, कितने रास्ते हैं देखो यहां पे पहुंचने के, यहां से जा सकता हूं, यहां से जा सकता हूं, यहां से जा सकता हूं, ठीक है। अभी मैं सिंपल पाथ लेता हूं ये वाला, तो क्या इस रास्ते पे मैं आगे बढ़ सकता हूं, बिल्कुल बढ़ सकता हूं, क्योंकि एरो की डायरेक्शन क्या है, ऐसी है जैसी इस ब्रांच में थी। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अगर सारे ब्रांचेस में एरो की डायरेक्शन सेम है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस ब्रांच पे मैं चल सकता हूं। लेकिन अगर कोई भी बीच में कोई एक ऐसी ब्रांच आ गई जिसमें एरो की डायरेक्शन ये नहीं है, इसकी उल्टी है, मतलब ऐसी डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उस पाथ पे मैं चल नहीं सकता आउटपुट पे पहुंचने के लिए। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो फॉरवर्ड पाथ पहला क्या होगा, ये वाला हम एक्स से स्टार्ट, हम यहाँ पे इंडिविजुअल फॉरवर्ड पाथ ड्रॉ करेंगे, एक्स से स्टार्ट करेंगे, ये वाले नोड पे पहुंचे, इस ब्रांच का गेन क्या है, ए। फिर यहाँ पे एच वाले रास्ते से आ गए, एच वाले रास्ते से आ गए हम, ए रहा एच वाला रास्ता, फिर एच वाले रास्ते पे आ गए, फिर ये वाला पाथ में ले सकता हूँ एफ वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, एफ के रास्ते से मैं इस नोड पे पहुंचूंगा, फिर इस नोड से इस जी वाले रास्ते पे चल के फाइनली कहां जाऊंगा, वाई पे आ जाऊंगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एच है,
यहाँ पे क्या है F है और यहाँ पे क्या है G है, मैं आ गया Y पे। अब ये फॉरवर्ड पाथ में एक ही बात ध्यान रखनी है, इस रास्ते पे एक बार देख लो एरो की डायरेक्शन सेम है ना चारों ब्रांचेस में, Y की तरफ ही जा रही है ना, उल्टी तो नहीं है ना, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एरो की डायरेक्शन यहाँ से भी क्या है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, सेम ही होनी चाहिए। अगर कोई भी एरो डायरेक्शन उल्टी है, इनिशियल वाला जो एरो है उससे कोई भी डायरेक्शन उल्टी है, मींस यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन क्या है लेफ्ट टू राइट, अगर कोई भी ब्रांच में फिर ऐसी डायरेक्शन आती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उस पाथ पे हम नहीं चल सकते। कहां पे जाने के लिए? आउटपुट पे जाने के लिए। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? फॉरवर्ड। सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जा सकते। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो ये पहला फॉरवर्ड पाथ है, इसका गेन क्या होगा? पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा उसको बोल देते हैं P1। तो इंडिविजुअल ब्रांचेस कितनी है इस फॉरवर्ड पाथ में? 4 इंडिविजुअल ब्रांचेस का गेन क्या है? AHFG, उनका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। AHFG ये अपना हो गया फॉरवर्ड पाथ 1। अभी दूसरा देखते हैं P2, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने, ये अपना P2। तो यहाँ पे P2 देखो कौन सा हो सकता है। मैं यहां तक तो आ गया, यहां तक आ गया। अभी ये वाला रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे A वाले रास्ते से गया, अभी यहाँ पे दे दो X, इस नोड पे पहुंचा, डेट इज A। अभी मैं ये वाला रास्ता पकड़ रहा हूं B वाला, बाद में K वाला पकड़ूंगा। B वाला पकड़ा तो B वाले में मैं यूं जाऊंगा ऊपर, इस नोड पे पहुंचा, B वाले पे गया। अभी क्या ये वाला रास्ता पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सेल्फ लूप है, और हमने पढ़ा है कि सेल्फ लूप जब भी हम फॉरवर्ड पाथ डिटरमाइन करेंगे या फीडबैक लूप डिटरमाइन करेंगे तो सेल्फ लूप वाला रास्ता हम बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सपोज हम यहाँ पे गए इस नोड पे, फिर यहाँ पे घूम के वापस आ गए, तो ये नोड कितनी बार इंक्लूड हुआ? 2 बार, जबकि फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं हो सकता। तो यहां तक पहुंचे, फिर कौन सा रास्ता लेंगे? डी वाला या ई वाला? डी वाला ही रास्ता ले सकते हैं, क्योंकि डी वाला एरो की डायरेक्शन और ये एरो की डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि यहां हम कहां से मूव हो रहे हैं? फ्रॉम, हम कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? फ्रॉम, ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट। और इस ब्रांच पे हमें ऐसा दिख रहा है कि हम इस पॉइंट से, क्योंकि अगर मुझे फॉरवर्ड पाथ पे जाना है तो इस पॉइंट पे पहुंचना है, फिर इस पॉइंट से मैं दो रास्ते, एक ये वाला एक ये वाला, फिर वो आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या ये वाले ब्रांच से चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकता हूं, क्योंकि इसमें एरो की डायरेक्शन मुझे यही बता रही है कि इसमें सिग्नल इस नोड से इस नोड पे फ्लो हो सकता है। तो मैंने कौन सा रास्ता लूंगा? सिंपली डी वाला रास्ता। ये मैंने लिया डी वाला रास्ता, ये अपना डी वाला रास्ता लिया मैंने। लेकिन क्या ई वाला रास्ता ले सकता हूं? ई वाला रास्ता नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये ई वाला एरो मुझे क्या बता रहा है कि इस पाथ पे सिग्नल इस नोड से इस नोड पे फ्लो हो सकता है, इस नोड से इस नोड पे फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन जबकि फॉरवर्ड पाथ पे जाने के लिए मुझे इस नोड पे आना है, तो इस नोड पे आने का एक ही रास्ता, ये वाला जो मुझे एरो से इससे दिख रहा है। इतनी बात। तो सेंस देखो, एरो का सेंस देखो, एरो का सेंस यूं ही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। लेकिन ये एरो का सेंस देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन ये क्या आ गया? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फ्रॉम हम बोल सकते हैं कि ये सेंस में हम आ रहे हैं क्लॉकवाइज, ये सेंस में हम आ रहे हैं क्लॉकवाइज, और ये वाला सेंस कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमने क्लॉकवाइज घूमना चालू किया है तो क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, वही पाथ ढूंढेंगे जहां पे हम क्लॉकवाइज घूम सके। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो हमें सिग्नल को थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। ये सब बहुत ही इजी चीज है। तो अभी मैं डी पे पहुंच गया। डी पे पहुंचने के बाद मुझे इधर जाना है, वाई पे पहुंचना है फॉरवर्ड पाथ के लिए। तो 2 रास्ते, एक एल वाला एक एफ वाला। क्या एल वाला रास्ता है? मतलब एल वाला रास्ता अगर लूंगा तो मुझे यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, फिर एम के रास्ते से यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि ये वाला पाथ नहीं ले सकता, फिर वाई पे पहुंचूंगा। तो ये वाला रास्ता भी मैं नहीं ले सकता। क्यों? इस नोड पे अगर पहुंचना है तो ये मुझे क्या बता रहा है? एरो की डायरेक्शन की ये इस ब्रांच पे सिग्नल इस नोड से इस नोड पे फ्लो नहीं हो सकता। ये सिग्नल कहां से फ्लो होगा? इस नोड से इस नोड पर। सिंपली ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। लेकिन एफ वाले पाथ पे मैं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे कहां पे पहुंचना पड़ेगा? यहाँ पे। तो इस ब्रांच के थ्रू मैं यहाँ पे पहुंच सकता हूं, क्योंकि ये जो एरो की डायरेक्शन है वो मुझे बता रही है कि सिग्नल इस नोड से इस नोड पे फ्लो हो सकता है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन कहां है? इस नोड से इस नोड की तरफ। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो मैं कौन सा रास्ता लूंगा? एफ वाला। फिर फाइनली कौन सा रास्ता लूंगा? जी वाला। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉरवर्ड पार्ट 2 का गेन क्या होगा? ए बी डी एफ जी। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ हमें मिल गए। अभी सिमिलरली, क्योंकि हमें बस एरो की सेंस देखनी है, जब मैं चलना स्टार्ट किया तो एरो की सेंस वही होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। या हम बोल सकते हैं जो फीडबैक लूप वाला पाथ है वो हम फॉरवर्ड पाथ में नहीं ले सकते। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमने
दो फॉरवर्ड पाथ, ये एग्जांपल अगर डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जो मेसन्स गेन फॉर्मूला होगा उसमें हम जल्दी से कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस एग्जांपल में क्या ले रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इजी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अच्छे से सब चीजें बता रहे हैं। अभी फॉरवर्ड पाथ P3 हम लेंगे, तो P3, तो अभी एक रास्ता कौन सा हो गया, AHFG वाला, दूसरा रास्ता कौन सा हो गया, ABDFG वाला। अभी कौन से रास्ते पॉसिबल है, एक H वाला, एक K वाला। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अभी यहां पे देखो मैं आ गया इस नोड पे, A के रास्ते से आ गया मैं इस नोड पे, ये A अपना, ये वाला रास्ता कौन सा, A इस नोड पे पहुंचा। अभी ये वाला रास्ता तो मैंने कवर कर लिया, फिर ये BDFG वाला भी रास्ता कवर कर लिया। अभी कौन सा रास्ता ले सकता हूं, इस नोड पे आ गया ये वाला K वाला ले सकता हूं, तो ये आ गया मैं K वाले रास्ते पे। कौन से रास्ते पे, K वाले रास्ते। अभी K वाले रास्ते पे आ गया, मेरे पास दो रास्ते, इस नोड पे मैं पहुंच गया, या तो ये वाला रास्ता लूंगा या ये वाला रास्ता लूंगा। तो तीन रास्ते पॉसिबल है। तो क्या ये रास्ता पॉसिबल है, बिल्कुल। यहां से मैं इस डायरेक्शन में यूं जाऊंगा क्योंकि ये रास्ता मुझे अलो कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव होने के लिए, पीछे की तरफ मुझे आना ही नहीं है। मींस अभी क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ का ये मतलब है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो अगर ये वाला रास्ता जाऊंगा तो ये मुझे एरो की डायरेक्शन से पता चल रहा है कि इस रास्ते पे मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता हूं। और ये रास्ता जो है एन वाला, वो क्या बोला है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्या जाओ, बैकवर्ड जाओ। लेकिन मुझे क्या है, फॉरवर्ड पाथ में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं पीछे की तरफ नहीं चल सकता, मुझे हमेशा आगे की तरफ चलना है। तो ये फीडबैक वाला रास्ता मैं नहीं ले सकता। एम वाला रास्ता भी ले सकता हूं क्योंकि एम वाला रास्ता भी मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ये मुझे ब्लॉक कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी एरो की डायरेक्शन के हिसाब से मुझे कहां जाना पड़ेगा, पीछे। ये आगे जाने में मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो इन शॉर्ट आपको वो रास्ता देखना है, वो एरो की डायरेक्शन देखनी है जो एरो कहां मूव कर रहा हो, जिसकी सेंस क्या हो, फॉरवर्ड सेंस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं याद रखने के लिए, ये अगर एरो की डायरेक्शन ऐसी है तो ये क्या है इसका, इस फॉरवर्ड सेंस है ये क्या है, फॉरवर्ड सेंस। और ये अपना क्या होगा, बैकवर्ड सेंस होगा। क्या, बैकवर्ड सेंस। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो इतना हम देख सकते हैं इसमें, ये फॉरवर्ड सेंस, ये बैकवर्ड सेंस, ये क्लियर हो गया इतना। अभी हम मतलब ये रास्ता तो हम नहीं जा सकते, तो हम यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ तो बन गए, दो और फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है। कौन सा, मैं K पे आ गया, अभी L वाला रास्ता भी ले सकता हूँ, M वाला रास्ता भी ले सकता हूँ। तो पहले लेता हूँ L वाला रास्ता, तो ये आ गया अपना L वाला रास्ता आ गया अपने पास। फिर यहाँ पे आके मैं कहा जाऊंगा, F वाले रास्ते पे, ये अपना आ गया F वाला रास्ता। फिर वापस वहां पे कहां पे आ गया, Y पे आ गया, G पाथ के थ्रू। तो ये फॉरवर्ड पाथ P3, इसका गेन क्या होगा, AKLFG। अभी फॉरवर्ड पाथ P4 देखो यही होगा, मैं X पे आ गया K तक, K वाले रास्ते से आ गया मैं, ये A X और ये K। मैं इस नोड पे मैं पहुंच चुका हूं, कौन से नोड पे, K वाले पे। अभी ये LF वाला रास्ता ले लिया, N वाला रास्ता ले नहीं सकता, N वाला रास्ता बोला पीछे की तरफ मुड़ो। लेकिन मैं इतना मैं स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहा हूं कि मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ूंगा। तो इसलिए मुझे वो एरो सेंस चाहिए जो मुझे जो रास्ता मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि पीछे बढ़ने में। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये मैं पीछे, ये वाला रास्ता जो है इस पे मैं पीछे, ये क्या बोला, पीछे जाओ, इस पे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं क्या बोलूंगा, हटो, ये रास्ते पे मेरे को नहीं जाना है, मेरे को वो रास्ता दिखाओ जिसपे मैं आगे बढ़ूं और Y तक पहुंच जाऊं। तो ये वाला रास्ता M, अभी LFG वाला ले लिया। अभी कौन सा रास्ता ले सकते हैं, M वाला की सेंस क्या है, देखो फॉरवर्ड सेंस है, इसका मतलब इस पे मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो ये M वाला में आ गया और फिर कहां पे पहुंच गया, Y पे पहुंच गया, G के थ्रू। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो मैं कहां पे आ गया, G के थ्रू। मैं इतने मींस टर्मिनोलॉजी, इतने सेंस डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं फॉरवर्ड पाथ में, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। इंट्यूशन मींस थोड़ा फील आए, कि आपको थोड़ा सेंस बने कि फॉरवर्ड पाथ क्यों कह रहे हैं। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे फॉरवर्ड पाथ P4 का गेन क्या होगा, AK और ये कौन सा है, M, तो AKMG। इतना हो गया, 4 फॉरवर्ड पाथ हो गए और कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। अभी कोई स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे हम आ गए, कौन से रास्ते पे आ गए थे, ये वाला K, इस रास्ते पे आ गए, फिर यहाँ नोड पे पहुंचे, फिर यूं जाए, फिर यूं जाके फिर यूं आए, फिर यहाँ Y पे जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, E वाला, फिर इस नोड पे पहुंचोगे, फिर यहाँ आओगे, तो इसका मतलब ये नोड कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए ये फॉरवर्ड पाथ नहीं हो सकता। इन शॉर्ट अगर
अभी हम कंक्लूजन निकालेंगे, कोई भी अगर फीडबैक लूप वाला रास्ता हम फॉरवर्ड पाथ में नहीं ले सकते। इन शॉर्ट, फीडबैक लूप वाला रास्ता हम फॉरवर्ड पाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि हम देखेंगे अभी ये भी फीडबैक लूप है, ये भी फीडबैक लूप है, ये पूरा एक फीडबैक लूप है, ये एक फीडबैक लूप है। मींस फॉरवर्ड पाथ पे अगर मुझे जाना है तो मैं फीडबैक लूप का एक या एक से ज्यादा राउंड मार के नहीं जा सकता, क्योंकि नोड एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाएंगे। तो ये बात याद रहेगी कि आपको फीडबैक लूप वाला चक्कर लगा के फॉरवर्ड पाथ पे वाई पे नहीं जा सकते, वो फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर? तो 4 हमने फॉरवर्ड पाथ ढूंढ लिए। अभी हम क्या ढूंढेंगे? फीडबैक लूप्स, या हम सिंपली बोलेंगे इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपली फीडबैक लूप्स भी बोलते हैं इसको। तो हम फीडबैक लूप्स हम बोलेंगे इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स, हम पहला लूप देखेंगे। पहला लूप, इसका मतलब इसने क्या पूछा था? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने? तो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हमारे मिले? 4 मिले। इसलिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने होंगे? 4। और उसका हमने गेन भी हमने निकाल दिया। अभी हम बोलते हैं इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स में क्या होगा वो देखो। इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स क्या होते हैं? क्लोज पाथ होता है। क्लोज पाथ किससे बनता है? जो एसएफजी की ब्रांचेस है उनसे। और उसकी खासियत होती है जिस नोड पे क्लोज पाथ क्या होगा, वो लूप स्टार्ट होगा उसी नोड पे खत्म होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ एरोस। इन दी डायरेक्शन ऑफ एरोस। तो अभी कौन कौन सा लूप है वो देखो। तो सबसे पहले ये एक लूप है सेल्फ लूप, जिसका क्या है? एक ही नोड है। लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ लूप, जिसका एक ही नोड होगा। तो ये अपना सेल्फ लूप, ये क्या है? सेल्फ लूप, जिसकी गेन क्या है? सी। तो हम L1 को क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी। अभी ये हो गया L1। L2 कौन सा है? ये वाला देखो, ये L2 है। ये एक लूप है देखो, इस नोड से मैं इस नोड पे गया m पाथ के थ्रू, फिर इस पाथ के थ्रू n पाथ के थ्रू वापस इसी नोड पे आ गया। ये क्या बन गया? फीडबैक लूप बन गया, क्योंकि इस नोड से इस नोड में जा सकता हूं, रास्ता है बिल्कुल है इसी डायरेक्शन में। फिर इस नोड से वापस इस नोड पे आने का भी रास्ता है, क्योंकि ये एरो की सेंस क्या है? अगर ये नोड पे आना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? राइट टू लेफ्ट। और ये एरो की सेंस क्या बता रही है? आप इस ब्रांच पे राइट टू लेफ्ट जा सकते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो। तो ये क्या बना? लूप बना। लूप, और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है। और इस नोड से हम मान रहे स्टार्ट कर रहे हैं और घूम के इसी नोड पे क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं। तो L2 अपना क्या होगा वो देखो। L2 क्या होगा? ये एक नोड है, ये 2 नोड है। इस लूप में कितने टोटल नोड है? 2। ये अपना है M और ये क्या है? N है। ये क्या है? N। तो L2 का गेन क्या होगा? जो लूप में इंडिविजुअल ब्रांचेस है उनके गेन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो 2 लूप मिले। अभी देखते हैं तीसरा लूप है क्या। हमें कुछ पता नहीं है, हम ऐसे ही देख रहे हैं। तीसरा लूप है, 2 लूप मिले। हाँ, ये वाला लूप देखो, ये नोड से मैंने चालू किया। चलो इसको कलर कर देते हैं लूप्स को। ये अपना क्या आ गया? ये हो गया अपना लूप L1, ये हो गया अपना लूप L2। अभी हम कौन सा ढूंढ रहे हैं? L3 ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? L3। तो L3 में देखो, इस लूप को हम बोल सकते हैं L3। ये वाला जो लूप है, इस नोड से सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस रास्ते पे गया, कहां पे पहुंचा? इस नोड पे पहुंचा, ई वाले पाथ के थ्रू। फिर इस पाथ के थ्रू मैं वापस उसी नोड पे आ सकता हूं, क्योंकि एरो की सेंस ऐसी है कि आप इस नोड से इस नोड पे, इस रास्ते पे मूव कर सकते हो। तो एक क्या बना? एक चक्कर लगा के आ गया, एक क्लोज लूप बन गया। तो L3 मेरा क्या बना? ये 2 नोड का एक यहां से गया, ये कौन सा है? इसका गेन क्या है? ब्रांच का E है। और इस ब्रांच का गेन क्या है? D है। इस ब्रांच का गेन क्या है? D है। तो L3 क्या होगा? L3 होगा अपना E इंटू D। L3 क्या होगा? E इंटू D। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब मेसन गेन फॉर्मूला लगेगा तो वहां पे अगर ये चीजें सब अच्छी है, मेसन गेन फॉर्मूला में अगर ये सब चीजें क्लियर है कि इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स कैसे पता लगाना है, फॉरवर्ड पाथ कैसे लगाना है, 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप, ये सब कैसे पता लगाना है, अगर जल्दी जल्दी फाइंड कर लोगे तो मेसन गेन फॉर्मूला एक चुटकी का खेल है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये सब ढूंढने आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं क्लास में वो सब क्या है? रॉ मटेरियल है। जो मेसन गेन फॉर्मूला है उसका रॉ मटेरियल। अगर ये बनाने नहीं आएगा, ये गेन निकालने नहीं आएगा, पहचान में नहीं आएगा कि फॉरवर्ड पाथ कैसे ढूंढना है, फीडबैक लूप कैसे ढूंढना है, टू इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स कैसे ढूंढने हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स कैसे ढूंढने, 3 नॉन टचिंग लूप्स कैसे ढूंढने, उनका गेन कैसे निकालना है, वो सब अगर नहीं आएगा तो मेसन गेन फॉर्मूला पता भी हो तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो हमें यहाँ पे कितने लूप मिले? 3 लूप मिले। क्या अभी चौथा लूप है वो देखो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं L4। तो यहाँ पे बिल्कुल देखो चौथा लूप ये वाला है। कौन सा है चौथा लूप? ये L, ये अपना हो गया L3, ये L4। देखो यहाँ पे ये वाला नोड है, इस नोड से मैंने स्टार्ट किया चल रहा, इस नोड से मैंने स्टार्ट किया चल रहा,
F वाले रास्ते पे गया मैं, F वाले रास्ते पे गया, यहां पे पहुंचा, फिर N वाले रास्ते पे गया मैं, यहां पे पहुंचा, फिर L वाले रास्ते के थ्रू मैं वापस इस पॉइंट पे पहुंच गया। क्योंकि ये सेंस क्या है, तीनों एरोस की सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो इस पाथ पे मैं चल सकता हूं यहां पे, क्योंकि एरो की सेंस क्या है, फ्रॉम, हमेशा बोल सकते सेंस क्या है, फॉरवर्ड। फिर इसी पाथ पे मैं चल सकता हूं एन वाले पाथ, क्योंकि एरो की सेंस मुझे अलो कर रही है कि आप यहां से यहां जा सकते हो इस रास्ते पे, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इस तरफ है। फिर सिमिलरली यहाँ ये नोड से ये नोड पे भी मैं चल सकता हूं, क्योंकि एरो की जो डायरेक्शन है वो मुझे अलो कर रही है, मींस ये रास्ता मुझे अलो कर रहा है कि आप यहां से यहां जा सकते हो, क्योंकि एरो की सेंस किसकी तरफ है, इस नोड की तरफ है। तो यहाँ पे चौथा लूप क्या मिला वो देखो, चौथा लूप मिला यहाँ पे, एक ये वाला नोड, एक ये, ओके, यहाँ पे एक ये वाला नोड होगा, 3 नोड होंगे इसमें, और एक ये वाला। ओके, ये तो बोला मींस बनाने लायक ही नहीं बना। तो यहां पे देखो ये वाला हमें बनाना, तो ये 1 नोड, ये 2 नोड, ये 3 नोड, यहां से यूं गया ये, और यहां से यूं 2 ब्रांचेस आएंगे, तो ये अपना एक और क्लोज्ड पाथ बन गया। अभी ये भी देखो, ये देखो लिख रहा है ना, क्लोज लूप दिख रहा है ना, ये लूप दिख रहा है ना, मिस क्लोज पाथ। इस नोड पे हम स्टार्ट हुए, इसी नोड पे आके खत्म हुए, कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, हम बोल सकते हैं वैलिड फीडबैक लूप है। ये लूप जैसा दिख रहा है, क्लोज पाथ दिख ही रहा है, तो ये अपना क्या है L, ये क्या है F, और ये क्या है N। तो L4 का गेन क्या होगा, LFN। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो 4 लूप अपने पास है, 4 लूप अपने पास हो गए। अभी एक कोई और लूप है तो ढूंढो, लेकिन कोई दूसरा लूप है ही नहीं। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो देखो, वो क्या बोलेंगे, अभी फीडबैक लूप में भी और फॉरवर्ड पाथ में भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो, मींस एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ये फीडबैक पाथ है क्या, ये वाला BDH, BDH वाला है। देखो मैं मींस BDH, इस नोड से इस नोड पे जा सकता हूं, बी वाले रास्ते है क्योंकि एरो की सेंस इस नोड की तरफ है। फिर इस नोड से इस नोड पे भी आ सकता हूं, क्योंकि डी की जो एरो है उसकी सेंस इसी नोड की तरफ है। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। फिर क्या, क्योंकि फीड क्लोज लूप होना चाहिए, फीडबैक लूप इज क्लोज लूप, और जिस नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं चल के उसी नोड पे वापस आना है। अभी इसी नोड पे आना है, तो क्या इस नोड से इस नोड में आ सकता हूं, इस रास्ते से नहीं आ सकता, क्योंकि इस एरो की सेंस क्या है, इस नोड की तरफ है। ये मुझे क्या बता रहा है कि इस ब्रांच पे आप, ये वाला जो नोड है 1 और ये वाला नोड है लेटर से 2, तो इस पाथ पे जो ये ब्रांच है 1 2, इस पाथ पे आप नोड 1 से नोड 2 चल सकते हो, लेकिन नोड 2 से नोड 1 पर नहीं आ सकते हो, बिकॉज एरो की सेंस क्या है, सिग्नल 1 से 2 ही फ्लो हो सकता है, 2 से 1 फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे देखो, ये वाला फीडबैक लूप नहीं हो सकता BDH। और आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी समझ सकते हो, कि यहां से मैं यूं घूम रहा हूं, मीन सेंस क्या एरोस की क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एरो क्या होगा, इसकी सेंस क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा भी आप मान सकते हो इसका मतलब। लेकिन सेंस इनिशियली क्या थी, क्लॉकवाइज। तो फीडबैक लूप में जब घूम रहे हैं तो सेंस क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला फीडबैक लूप देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला देखो दोनों एरोस की सेंस मिला के कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर बीच में कोई भी एक ऐसी ब्रांच आ रही है जो सेंस को क्या कर रही है, उल्टा कर रही है, मींस अगर इनिशियली हमने चालू किया है, स्टार्ट करना मींस स्टार्ट किया चलना इन द सेंस ऑफ क्लॉकवाइज, और अगर ऐसी कोई बीच में ब्रांच आ रही है जो सेंस को क्या बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा, मतलब वो वाला रास्ता फीडबैक लूप के लिए वैलिड नहीं है, वहां पे फीडबैक लूप नहीं बन सकता। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये 4 लूप अपने पास आ गए हैं। तो अभी ये तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप से उनका गेन भी मिल गया। अभी यहां पे हम देखते हैं कि 2 नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। 2 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से, देखो L1 और L2 क्या 2 नॉन टचिंग लूप्स है, वो देखो, ये अपना L2 है। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ये अपना L1 है। देखो इन दोनों लूप्स के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है। L1 का एक ही नोड है और L2 के ये 2 नोड है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं L1 एंड L2 आर 2 नॉन टचिंग लूप्स। क्या है, आर 2, L1 एंड L2, ऐसा सिर्फ सिंपली लिख दो, L1 एंड L2 2 नॉन टचिंग लूप्स में पहला केस कौन सा आएगा, L1 और L2। अभी L1 और L3 है क्या, ये L1 है ये L3 है, इन दोनों के बीच में ये नोड कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, टचिंग है, नॉन टचिंग नहीं है। अभी L1 और ये है क्या, L4, L1 और L4, देखो L4 L1 का एक ही नोड है, ये L4 के कौन से, 1 2 3, ये 3 और ये चौथा,
इन मींस ये तीन और इसका ये एक, इनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, इसका मतलब L1 और L4 क्या है, नॉन टचिंग है। L1 और L4 क्या है, नॉन टचिंग है। और दूसरी बात, ये हो गया L1 का L2 के साथ, L1 का L3 के साथ और L1 का अभी L4 के साथ। देखो तो L1 का हो गया L4 के साथ। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी सेकंड लूप को पकड़ो, सेकंड का 1 के साथ हो गया, सेकंड का 3 के साथ। देखो ये अपना सेकंड लूप है, इसके दो नोड है ये वाले, और 3 वाला कौन सा है, ये दो नोड वाला। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी दो नॉन टचिंग लूप है, डेट इज L2 एंड L3। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई, L2 एंड L3। अभी L2 एंड L3, अभी L2 एंड L4 देखो, ये L2 है, ये L4 है, ये L2 और L4 इन दोनों के बीच में कॉमन नोड है, कौन से, ये दो वाले। इसलिए L2 एंड L4 क्या है, टचिंग लूप से, नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। अभी L2 का किस्सा खत्म हो गया। अभी L3 का किस्सा, L3 का L1 के साथ हो गया, L3 का L2 के साथ हो गया, L3 का L4 के साथ। देखो ये अपना L3, ये अपना L4, इन दोनों के बीच में कॉमन नोड है, इसका मतलब ये टचिंग लूप से, ये टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी L4 का सबके साथ हो गया, 1 के साथ भी हो गया, 2 के साथ भी हो गया, 3 के साथ भी हो गया। तो हमारे पास इस केस में कितने नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स पेयर हैं, कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। और अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। इतनी बार अभी यहां पे देखो नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स हम देखते हैं। तो हमने क्या क्या पता लगाया, पहले सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ पता लगाया, उसके बाद हमने क्या पता लगाया, उसके बाद हमने पता लगाया फीडबैक, इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स। फिर उसके बाद हमने क्या पता लगाया, 2 नॉन टचिंग लूप्स। अभी हम क्या बताएंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसी केस के लिए, 3 नॉन टचिंग लूप्स, 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो अभी यहां पे देखो 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो 3 नॉन टचिंग लूप्स में देखो कौन कौन से लूप थे, लूप 3, लूप 1, लूप 2, लूप 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या L1, L3 और चलो कोई भी ले लो, 3 नॉन टचिंग लूप्स में देखो क्या L1 मींस कोई भी, हमारे पास देखो ये 3 पेयर है जो नॉन टचिंग है। अभी जो 3, हम कोई भी 3 लूप्स लेंगे जिसके बीच में हमें ये पता लगाना है कि वो 3 नॉन टचिंग लूप्स है या नहीं है। अगर उन तीनों में कोई भी एक ऐसा पेयर है जो 2 टचिंग लूप्स में आता है, इसका मतलब वो क्या है, 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर उन तीनों लूप्स में कोई 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे पेयर के, जैसे कि मैं लेटस से एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक L1, L2, L3, L1, L2, L3, और हमें पता लगाना है कि क्या ये तीनों लूप्स नॉन टचिंग है, 3 नॉन टचिंग लूप्स में आते हैं। तो क्या करो, L1, L2, L3, L1, L3, इन तीनों पेयर्स को देखो क्या ये 2 नॉन टचिंग लूप्स में तीनों पेयर आते हैं। अगर तीनों पेयर 2 नॉन टचिंग लूप्स में आते हैं, 2 नॉन टचिंग लूप्स में आते हैं, इसका मतलब तीनों क्या होंगे, तीनों लूप्स होंगे 3 नॉन टचिंग लूप्स। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई, क्योंकि उससे हमें क्या आइडिया आएगा कि तीनों मींस 2 का पेयर लिया, सब तीनों पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इंडिविजुअल जो 3 लूप्स होंगे उनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो क्या L1 और L2 नॉन टचिंग है? बिल्कुल, L1 और L2 क्या है, ये नॉन टचिंग है। ये क्या है, नॉन टचिंग लूप्स है, ये नॉन टचिंग लूप्स। अभी L2 एंड L3 देखो, L2 एंड L3 भी क्या है, नॉन टचिंग है, नॉन टचिंग है। अभी लेकिन L1 एंड L3 देखो, ये L1 ये L3 ये क्या है, टचिंग है। ये क्या है, टचिंग। तो इसका मतलब ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन L1, L2, L3 का क्या होगा, 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते। ये तीनों 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते। इन शॉर्ट 3 नॉन टचिंग लूप्स का मतलब यह है कि तीनों लूप्स के बीच में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो L1, L2, L3 इन तीनों के बीच में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए, तीनों के बीच में। लेकिन ये वाला नोड देखो, ये वाला नोड इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। इसलिए ये तीनों लूप्स क्या हो सकते हैं, नॉन टचिंग होंगे। या इससे भी सिंपल तरीका है कि तीनों के इंडिविजुअल पेयर बनाओ और देखो कि क्या ये दोनों 2 नॉन टचिंग में आते हैं। अगर ये तीनों पेयर 2 नॉन टचिंग लूप्स में आते हैं, इसका मतलब ये 3 लूप्स क्या होंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स। अगर कोई एक भी पेयर टचिंग में आ रहा है, 2
टचिंग लूप्स, इसका मतलब ये क्या होंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स के केस में नहीं आएंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो हम क्या क्या बना सकते हैं, L1 L2 L3 ये हो गया 30। एक दूसरा केस क्या हो सकता है, हम ऐसा भी ले सकते हैं, L हमारे पास टोटल कितने लूप्स है, 4 लूप है, तो 4 लूप है, L1 L2 L3 हो गया। अभी देखो L2 L3 L4 ये अपने हो गए, ये वाले लूप देखो तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, L2 L3 L3 L4 L2 L4। अब ये तीन लूप्स में देखो, ये 3 लूप्स में हमें देखना है कि क्या 3 में से कोई भी लूप्स, ये 3 लूप्स में हम देखेंगे, ये 3 लूप्स में देखो क्या ये 3 नॉन टचिंग लूप्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखो ये क्या, ये इंडिविजुअली तीनों नॉन टचिंग 2 नॉन टचिंग लूप्स के ग्रुप में आते हैं। तो यहां पे देखो आ रहा है L2 L3 क्या है, यहाँ पे L2 L3 ये क्या है, नॉन टचिंग है, ये क्या है, एंटी नॉन टचिंग, 2 नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स। और L3 L4 यहाँ पे ये है L4, ये है L3, ये दोनों क्या है, टचिंग है, ये क्या है, टचिंग लूप्स है, ये टचिंग लूप्स है। इसका मतलब ये ओवरऑल L3 L2 L3 L4 ये तीनों क्या होंगे, टचिंग लूप्स होंगे। क्या होंगे, मींस 3 नॉन टचिंग लूप्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये तीनों 3 नॉन टचिंग लूप्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अब दूसरा कौन सा केस होता है, ले लो सारे ले लो केस, 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब यहां पे और कौन सा केस लोगे, L3 L2 L3 L4 हो गया। अभी ये ले लो L3 L4 L1 L3 L4। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अभी ये मींस ये वाला केस ले लो, तो अगर ये वाला केस लेंगे तो इसमें कितने, L1 L3 L4। सिमिलरली देखो ये L1 है, ये L3 है, ये L4 है, L3 L1 है, इन दोनों के बीच में ये कॉमन नोड है, इन दोनों के बीच में L3 L4 के बीच में ये कॉमन नोड है। इसका मतलब ये भी क्या होंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते। ये मैं डिटेल में एनालिसिस बता रहा हूं, लेकिन आगे जब मेसन गेन फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे देखना जल्दी से पता चल जाएगा कि 3 नॉन टचिंग लूप्स का केस आता है या नहीं आता है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो L1 L3 L4 ये क्या होंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स नहीं, 3 नॉन टचिंग लूप्स के उसमें केस में ये इंक्लूड नहीं होंगे, L1 L3 L4। और दूसरे क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, इसी एग्जांपल में अपना हो गया L1 L2 L3 L2 L3 L4 L1 L3 L4। अभी और क्या होगा, L1 L2 L4 ये कॉम्बिनेशन है L1 L2 L4। तो इतनी बात देख लो, L1 L2 L4। अभी ये लास्ट कॉम्बिनेशन है अपना L1 L2 L4। वो देखो ये रहा L1, ये रहा L2, ये रहा L4। अभी L2 और L4 के बीच में ये दोनों कॉमन नोड है। तो इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो अपना क्या हो गया, इसका मतलब ये भी क्या होंगे, 3 नॉन टचिंग लूप्स में नहीं आएंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो सिंपली हमें क्या करना है, 3 लूप्स का पेयर लो, 3 लूप्स में कोई भी 2 लूप क्या है, 2 टचिंग लूप्स है। अगर 3 में से कोई भी 2 लूप्स के बीच में एक, इन शॉर्ट 3 नॉन टचिंग लूप्स है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी 3 लूप्स लो, उन 3 लूप में से देखो किसी भी 2 लूप के अगर बीच में कॉमन नोड है, इसका मतलब वो 3 नॉन टचिंग लूप्स के केस में नहीं आएंगे। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया कि इस केस में जब हमें दिया हो तो 3 नॉन टचिंग लूप्स 3 टचिंग लूप्स ये हमें कैसे पता लगाना है, 2 नॉन टचिंग लूप्स 2 टचिंग लूप्स कैसे हमें पता लगाना है। 2 नॉन टचिंग लूप्स के लिए तो कोई भी 2 लूप लेंगे, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। 3 नॉन टचिंग लूप लेंगे तो तीनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने केस कौन से कवर किए, L1 L2 L3 को ले लिया, फिर L2 L3 L4 को, फिर हमने किसको लिया, L1 L3 L4 को, फिर L1 L2 L4 को हमने सारे केस कवर कर दिए, सारे केस हमने इसमें कवर कर दिए। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो आई होप आपको इस जो एग्जांपल है उसमें ये मींस आ गया होगा समझ में कि फॉरवर्ड पाथ गेन कैसे निकालना है। किसी भी गेट का प्रॉब्लम है, किसी भी एसएमजी के लिए हमें फॉरवर्ड पाथ कैसे निकालने, फॉरवर्ड पाथ गेन कैसे निकालने, इंडिविजुअल फीडबैक लूप कैसे फाइंड करने, उनका गेन कैसे फाइंड करना है, 2 नॉन टचिंग लूप्स का कैसे हमें फाइंड करना है वो देखो, 2 नॉन टचिंग लूप्स कैसे फाइंड करने, 2 नॉन टचिंग लूप्स के पेयर कैसे निकालने हैं, और फिर 3 नॉन टचिंग लूप्स के पेयर कैसे निकालने हैं। और सबसे इजी रास्ता ये भी, एक तो ये रास्ता होता है कि आप डायग्राम से नोड देख लो कोई कॉमन तो नहीं है, या फिर दूसरा रास्ता होता है नोड को नंबर दे दो, फिर लूप को नंबर के फॉर्म में लिखो, फिर 2 लूप्स में देखो कोई भी एक नोड का नंबर कॉमन है या नहीं है, उससे भी 2 नॉन टचिंग लूप और 3 नॉन टचिंग लूप्स का पता लगाया जा सकता है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो
इस लेक्चर में अभी, क्योंकि इसको समझाने में इतना टाइम चला गया, इतना एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये समझना आपको जरूरी है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से चीजें नोट कीजिए और कैसे फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ का हमें पता लगाना है वो नोट कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में सीधा हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम को कैसे हम एसएफजी में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। फिर एक बार हमें एसएफजी मिल गया, फिर मेसन्स गेन फॉर्मूला से कैसे हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, हम वो एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेसन्स गेन फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए थैंक यू।